बीए पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वंदना शर्मा राजकीय महाविद्यालय बूंदी से आपको आधुनिक काल पर व्याख्यान दिया जा रहा था। आधुनिक काल की पूर्व पीठिका या पृष्ठभूमि क्या है जिसने हिंदी साहित्य को दूर तक प्रभावित किया। हम इस बात पर पिछले 2-3 व्याख्यानों से इसी विषय पर बातचीत करते आ रहे हैं। अंग्रेजी शासन, हमारी शिक्षा प्रणाली जो परिवर्तित होती है, दो संस्कृतियों का संक्रमण, प्रेस, यातायात के साधन आदि विषयों पर हमने आधुनिक काल के संदर्भ में बात की है। आज हम इसी क्रम में भारतीय जागरण या पुनर्जागरण की बात करते हैं। बच्चों, जो हमारा ब्रिटिश राज्य यहाँ स्थापित हुआ, उससे स्वाभाविक रूप से बहुत सारे परिवर्तन भारतीय साहित्य, संस्कृति, शिक्षा आदि में बुनियादी परिवर्तन होते हैं। इसके फलस्वरूप समाज का आधुनिकीकरण आरंभ हुआ और पुराने धार्मिक संस्कारों, रीति रिवाजों और संगठनों में जिनका कोई मेल नहीं था, एक नई जीवन पद्धति भारत के आध्यात्मिक, रूढ़ि और अशिक्षित भारतीय समाज के समक्ष एक बहुत क्रांतिकारी परिदृश्य उपस्थित होता है। नए समाज पुराने संस्कारों के बीच में सामंजस्य की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इनमें टकराहट भी होती है। इस टकराहट और सामंजस्य की प्रक्रिया में ही नए भारतीय समाज की निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। ये उल्लेखनीय है बच्चों कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो वैयक्तिक स्वतंत्रता पर आधारित होती है, और जो अंग्रेजी यूरोप था वो वहाँ पूंजीवाद का बोलबाला था। और जो हमारा पूर्व पूंजीवादी समाज था उसमें व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान ही नहीं था। जब व्यक्ति जन्म और लिंग के आधार पर एक विशेष सामाजिक व्यवस्था का अंग हो जाता है, नया पूंजीवादी समाज है वो जाति और संयुक्त परिवार आदि के बंधनों से मुक्त होकर ही विकसित हो सकता है। तो कहना नहीं होगा कि भारतीय पुनर्जागरण के मूल में व्यक्ति स्वातंत्र्य का विशेष महत्व है। व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी स्वतंत्रता पर बल दिया गया। आधुनिक युग में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज ने पुराने धर्म को नए समाज के अनुरूप ढालने का प्रयास किया। इन संस्थाओं ने भारतीय समाज को जागरूक करने का बहुत बड़ा पुनीत कार्य किया। ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज ने तो नए परिवर्तन को स्पष्ट रूप से अंगीकार कर लिया था, पर आर्य समाज वैदिक धर्म के मूल स्वरूप को बनाए रखना चाहता था। वो वैदिक धर्म को समाप्त करना नहीं चाहता था, किंतु इसका अर्थ कदापि यह नहीं है कि आर्य समाजी लोग वैदिक युग के रीति रिवाजों में लौट जाना चाहते थे। उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विचारधारा पर आर्य समाज का विशेष प्रभाव पड़ा। मध्यकाल में नए परिवेश के फलस्वरूप जाति प्रथा, छुआछूत, बाह्य आडंबर आदि के विरोध में भक्ति काल खड़ा हुआ था। कबीर ने बहुत क्रांतिकारी ढंग से अपने पदों में ये बात कही है। मुसलमानों के प्रतिष्ठित हो जाने पर इस आंदोलन के माध्यम से सामंजस्य का प्रयास भी दिखाई पड़ता था, किंतु नए युग में नए प्रकार के सामंजस्य की आवश्यकता होती है। ये जो मध्यकाल का सामंजस्य था, मध्यकाल अर्थात जो भक्ति काल था, उसका सामंजस्य भावना मूलक था और उस काल के भक्तों और संतों के अंतर्विरोध
भी थे, वो स्वयं भी इस अंतर्विरोध के शिकार थे। परंतु आधुनिक काल में उस भावना का स्थान तर्क, विवेक और बुद्धि ने ले लिया था। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि की मान्यताएं बहुत कुछ मानवतावाद पर, बुद्धि, विवेक और तर्क पर आधारित थी। विद्यार्थियों, आप इस तथ्य से परिचित होंगे, आधुनिक भारत की नींव का पहला पत्थर राजा राम मोहन राय ने रखा। इसी संदर्भ में उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने अरबी और फारसी का उनको बहुत ज्ञान था और अरबी फारसी के माध्यम से ही अफलातून, अरस्तु, प्लॉटिनस आदि प्राचीन यूनानी विचारकों से वे परिचित हुए। उन्होंने बनारस जाकर के गीता, उपनिषद आदि का गहन अध्ययन किया। उनकी विचारधारा पर इस्लामी एकेश्वरवाद का स्पष्ट प्रभाव था। वे ईसाई धर्म से भी प्रभावित थे। तो ये हुआ कि ये समस्त विचारधाराएं उन्हें पुराने औपनिषदिक दर्शन में भी मिल गई थी, लेकिन कर्मकांड और अंधविश्वास का विरोध करने के लिए उन्होंने उपनिषदों का प्रयोग किया। उपनिषदों में जो वैदिक कर्मकांड था उसका बड़ी तीव्रता के साथ या पुरजोर ध्वनि से विरोध किया गया है और राजा राम मोहन राय ने भी उन्हीं उपनिषदों का सहारा लिया। कर्मकांड और अंधविश्वास का विरोध करने के लिए उन्होंने उपनिषदिक ज्ञान का प्रयोग किया। मूर्ति पूजा को धर्म का बाह्य आडंबर माना। विलक्षण बात है और बड़े साहस की बात है बच्चों की आज के लगभग 150-200 वर्ष पूर्व वे अकेले व्यक्ति थे जो अंधश्रद्धा और रूढ़ियों के विरुद्ध लड़ रहे थे। उनकी विचारधारा तर्क प्रधान थी, लॉक, ह्यूम, रूसो के अनुरूप थी और उनके नेतृत्व में आर्य समाज ने कई प्रकार की कुरीतियों पर प्रहार किया। जाति प्रथा को उन्होंने अमानवीय और राष्ट्रीय विरोधी कहा। सती प्रथा का विरोध तो उन्होंने किस ढंग से किया होगा आप सभी परिचित होंगे, सर्वदा स्मरणीय रहेगा। उन्होंने सती प्रथा के लिए अंग्रेज सरकार से कानून बनवाया इसको बंद करने के लिए। उन्होंने विधवा विवाह, पुनर्विवाह, स्त्री पुरुष के समानाधिकार का संदर्भ किया और इन सभी बातों को देखने के लिए उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति को मूल्यवान समझा। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के प्रसार में योग दिया और ब्रिटिश राज्य की अच्छाइयों की भरपूर प्रशंसा की। वस्तुतः 19वीं शती के पूर्वार्ध तक अंग्रेजों ने जो कुछ कहा उसे ऐतिहासिक दृष्टि से प्रगतिशील ही कहा जाएगा। ब्रह्म समाज को देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र ने आगे बढ़ाया। देवेंद्र नाथ वेदों की अपौरुषेयता पर विश्वास नहीं करते थे। उनकी आस्था अंतः प्रज्ञा पर आधारित थी और इन्होंने ब्रह्म समाज के प्रसार के लिए दूर दूर तक यात्राएं की थी। तो जो जाति प्रथा का विरोध किया गया, बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया, इन सब का प्रभाव आधुनिक काल में होता है। ये हिंदी साहित्य इससे जो ये परिवेश जिसमें हमारा आधुनिक हिंदी साहित्य अंकुरित हो रहा था वो इनसे बहुत अधिक प्रभावित है और आपको इसीलिए इन पृष्ठभूमियों का ज्ञान करवाया जा रहा है। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी और इसके केशव चंद्र सेन के द्वारा और इसके उन्नायक महादेव गोविंद रानड़े थे। वे 19वीं शताब्दी के प्रमुख बुद्धिजीवी, विधिवेता और मेधावी व्यक्ति थे। देश और समाज का कोई ऐसा पक्ष नहीं था कि जिस ओर इनकी दृष्टि ना गई हो। वे सामाजिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करते रहे। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक समस्याओं पर तर्कपूर्ण ढंग से विचार किया। भागवत धर्म का अनुसरण करते हुए भी संकीर्ण विचारधारा को कभी प्रश्रय नहीं दिया। मध्यकालीन महाराष्ट्रीय संतों के प्रति उनकी गहरी आस्था थी, पर अपने विचारों से वे कहीं भी प्रतिक्रियावादी नहीं थे और न ही कोई पूर्वाग्रह उनमें था।
तो ऐसे महान जो व्यक्तित्व थे, इनका तत्कालीन साहित्य और समाज पर खूब प्रभाव पड़ा। इन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया, मानव मात्र की समानता की बात की, अंतरजातीय विवाह और विवाह पुनर्विवाह के समर्थक थे। पाश्चात्य मत को भी ये बिना तर्क के स्वीकार नहीं करते थे। यद्यपि पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित थे और भारतीय संस्कृति को ये नवीन वैज्ञानिक विचार प्रणाली के अनुरूप ढालने का प्रयत्न कर रहे थे। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज के बाद में रामकृष्ण मिशन एक महत्वपूर्ण संस्था थी जो बंगाल में, जिसका जन्म हुआ था या बंगाल में जो स्थापित थी। इसकी स्थापना रामकृष्ण परमहंस के मृत्यु के पश्चात विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण परमहंस अपने संपूर्ण व्यक्तित्व में वे वास्तव में परमहंस थे। उनके संबंध में कहा जाता है कि इस गरीब, अपढ़, गंवार, रोगी, अर्धमूर्ति पूजक और मित्रहीन हिंदू भक्त ने बंगाल को पूरी तरह हिला दिया था। विवेकानंद जैसा ही उनका योग्य जो शिष्य था, वो बाहर से भक्त और भीतर से उनको ज्ञानी कहता था। विवेकानंद जब 1893 में विश्व धर्म संसद में सम्मिलित होने के लिए शिकागो गए थे, तो उनकी वाक कला से प्रभावित होकर के न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून ने लिखा था, विश्व धर्म संसद में विवेकानंद सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। उनको सुनने के बाद लगता था कि उस महान देश में धार्मिक मिशनों को भेजना कितनी बड़ी मूर्खता थी। वास्तव में विवेकानंद का मुख्य प्रयोजन रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों का प्रचार करना था। फिर भी सामाजिक कार्यों में उनकी गहरी रुचि थी और वे मानवीय समता के विश्वासी थे। जाति, संप्रदाय, छुआछूत का आदि विरोध करते थे। वे गरीबियों के प्रति उनकी प्रगाढ़ सहानुभूति थी। शिक्षित समुदाय और उच्च वर्ग की विभत्सना करते हुए लिखते हैं कि जब तक देश में हजारों लोग भूखे हैं, अज्ञानी हैं, मैं प्रत्येक शिक्षित वर्ग को धोखेबाज कहूँगा। और ये विवेकानंद की उस समय कही हुई बात आज भी बहुत प्रासंगिक है, अधिक प्रासंगिक है पहले से अधिक। गरीबों के पैसे से पढ़कर भी वे तनिक उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक दृष्टि से मर चुका है, ये विवेकानंद कहते थे। तो बच्चों, ये उस समय के ऐसे महान नेता और संस्थाएं थी जो कि नवीनता की सुगबुगाहट हो रही थी और इनके इन विचारों से समाज प्रभावित हो रहा था, लेखक वर्ग प्रभावित हो रहा था, कला प्रभावित हो रही थी। ऐसी एक संस्था और थी आर्य समाज। 1867 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती 1875 में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य दयानंद सरस्वती एक असाधारण व्यक्ति थे। वे संस्कृत के अनन्य विद्वान, वाग्मी और अत्यंत मेधावी थे। उनका व्यक्तित्व अतिशय दृढ़ और असमझौतावादी था। उनके विचारों में कहीं भी अस्पष्टता और रहस्यवादिता नहीं थी। उन्होंने आर्य समाज के लिए वेदों को आधार माना और वेदों की ओर लौटो, ये नारा उन्होंने दिया। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक उन्होंने लिखी जो हिंदी का समर्थन करती है, हिंदी भाषा का समर्थन करती है। सामाजिक और नैतिक मूल्यों को देखते हुए असमानता का उनकी इस विचारधारा में और संस्था में कोई स्थान नहीं था। आर्य समाज के लिए उन्होंने एक आचार संहिता भी बनाई है और उस समय आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित होकर के बहुत से लोगों ने विवाह पद्धति साधारण तरीके से अपनाई। बहुत सा बुद्धिजीवी वर्ग प्रभावित होता है और अपनी जीवन प्रणाली में इस आचार संहिता को अपनाता है। निश्चय ही एक लोकतांत्रिक दृष्टि थी। वैदिक धर्म के व्याख्याता होने के बावजूद भी स्वामी दयानंद समाज की भौतिक उन्नति के लिए पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा को अत्यंत आवश्यक समझते थे। इसीलिए उन्होंने 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की और आगे चल कर के
इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है शिक्षा के क्षेत्र में। दयानंद स्कूल और कॉलेज खोले जाते हैं। आर्य समाज ने राष्ट्रीय विचारधारा को बढ़ाने में भी आश्चर्यजनक योगदान दिया। कुछ समय तक ब्रिटिश सरकार इसे दबाने की भरपूर चेष्टा करती है, किंतु उत्तर भारत के आचार विचार, रहन सहन, साहित्य, संस्कृति पर इनका आर्य समाज का बड़ा प्रभाव पड़ता है। विवेकानंद ने कहते कि भारतीय जो रसोई का चूल्हा चौका जाति आदि प्रथाएं, जितना आर्य समाज ने जितने इनको क्षति पहुंचाई है इन रूढ़ तरीकों पर, उतने किसी संस्था ने नहीं पहुंचाई है। वास्तव में इनकी कार्य पद्धति प्रगतिशील थी। आर्य समाज के बाद में थियोसॉफिकल नामक एक सोसाइटी भी 1975 में स्थापित होती है। वास्तव में ये मूल जो संस्था है 1875 में इसको मैडम ब्लावत्स्की और ओलकॉट नामक व्यक्तियों ने न्यूयॉर्क में की थी। सोसाइटी के संस्थापक 1889 में भारत पहुंचते हैं और वहां मद्रास नामक स्थान में इसकी एक शाखा खोल दी जाती है। इस संस्था की इंग्लैंड की शाखा से संबंध श्रीमती एनी बेसेंट थी, जो 1893 में भारत आती है और इस सोसाइटी के विकास में तन मन से जुट जाती है। एनी बेसेंट भारतीय समाज में रच बस जाती हैं। उनका व्यक्तित्व असाधारण था, उनकी वक्तृत्व शक्ति भी असाधारण थी, जिसने भारतीय समाज को भी बड़ा आकृष्ट किया था। श्रीमती बेसेंट ने पूरे देश का दौरा किया और उन्होंने हिंदू धर्म की आध्यात्मिकता के पक्ष में बड़े ओजस्वी भाषण दिए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपने आदर्शों को मूर्त रूप देने के लिए अनेक शिक्षण संस्थाएं भी खोली। बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज इसी तरह की एक संस्था थी। तो बच्चों, देखते हैं कि बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में कई धार्मिक आंदोलन उस समय खड़े होते हैं। धार्मिक आंदोलनों के विरोध में पुनरुत्थानवादी प्रतिक्रियाएं प्रारंभ होती हैं। जो ये आर्य समाज आदि संस्थाएं हैं, इनका विरोध किया जाता है। ब्रह्म समाज का भी विरोध किया जाता है। वास्तव में उस समय का जो बंगाल था, उसमें दो प्रवृत्तियों का ज़्यादा जोर था और ये पुनर्जागरण की जो सुगबुगाहट होती है बंगाल से ही प्रारंभ होती है, राष्ट्रीयवादी और स्वच्छंदतावादी। दोनों के मूल में वैयक्तिकता, अतीत के प्रति गौरव का भाव, विदेशी सत्ता के प्रति आक्रोश, गांव की बढ़ती हुई गरीबी के प्रति सहानुभूति, स्वतंत्रता और समानता के प्रति आग्रह आदि कई प्रवृत्तियां क्रियाशील थी। इनमें से अतीत के गौरव के प्रति जागृति फैलाने का श्रेय उन पुरातत्ववेताओं, पुरालेखविदों को है, जिन्होंने विस्मृति के गर्भ में विलीन भारतीय साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और वास्तुकला का पुनरुद्धार किया। इसके फलस्वरूप संसार में भारत का गौरव बढ़ा और हम भारतवासियों में आत्मसम्मान का भाव जागृत होता है कि हम भी किसी धनी विरासत के मालिक हैं और पाश्चात्य संस्कृति के सामने डटकर खड़े हो सकते हैं। इसके फलस्वरूप नवीन हिंदूवाद का भी जन्म होता है। बंकिम चंद्र चटर्जी बंगाल के साहित्यकार, वे गीता के निष्काम कर्मयोग के हिमायती थे। धर्म सुधारकों की भांति वे टुकड़ों टुकड़ों में समाज सुधार के पक्षपाती नहीं थे। उनका विश्वास था कि धर्म और नैतिकता के समग्र पुनर्जागरण में ही समाज सुधार समाविष्ट हो सकता है। बंकिम के उपन्यासों में देश प्रेम का बहुत ऊंचा स्थान है। वे देश प्रेम को धर्म और धर्म को देश प्रेम कहते थे। इससे बढ़कर के भला बात क्या होगी। आनंद मठ में उन्होंने राष्ट्रीय गीत की रचना की, या उनका रचा हुआ जो गीत है वो राष्ट्रीय गीत में माना जाता है। तो ये जो सब संस्थाएं थी, महानुभाव थे, हमारा देश धीरे धीरे मध्यकालीनता से आधुनिकता की ओर बढ़ता है। यद्यपि अंग्रेजों ने इस देश में जो नई अर्थव्यवस्था, औद्योगिक व्यवस्था, संचार आदि है, निजी स्वार्थों के लिए स्थापित की थी, फिर भी भारत का हित होता है। परंपराएं टूटने लगती हैं। नए परिवेश में ऐतिहासिक मांग के फलस्वरूप लोग अपने को नए सांचे में ढालने लगते हैं।
आधुनिक काल में जिस पुनर्जागरण का उल्लेख किया गया है उसके मूल में ये बदली हुई परिस्थितियां ही थी। इससे पूर्व धर्म मुख्यतः आकांक्षाओं से संबंध था, किंतु आधुनिक काल में वह इहलौकिक आकांक्षाओं का भी वाहक बनता है। भारतीय धर्म और संस्कृति के संबंध में अंग्रेज प्रशासकों और ईसाई मिशनरियों के आक्रामक रुख के कारण धर्म सुधारकों के लिए भी धारदार मार्ग से गुजरना आवश्यक हो गया था। बंगाल में विद्यासागर ने यह सिद्ध किया कि धर्मशास्त्रों में वैधव्य का कोई विधान नहीं है। दयानंद सरस्वती भी सामाजिक सुधारों की ओर उन्मुख होते हैं और उनको चुनौती देते हुए पुनः वेदों की ओर मुड़ते हैं। भारतीयों को इन सब बातों से आत्मसम्मान का बोध होता है और वे बराबरी के स्तर पर आकर पश्चिम का सामना करते हुए स्वतंत्रता की मांग करते हैं और उनको आत्मबल मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है। साहित्य, संगीत और चित्र भी एक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा था। नवीन परिस्थितियों के परिवेश के कारण कला, साहित्य और संगीत को भी संकट का सामना करना पड़ता है। भारतीय पुनर्जागरण के फलस्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने एक नए संगीत की कल्पना की थी, जिसमें पूर्व और पश्चिम के स्वरों का भी मिश्रण था, जिसे रविंद्र संगीत की संज्ञा दी गई थी। आधुनिक काल में कुछ दिनों तक भारतीय चित्रकला भी पश्चिम का अनुसरण करती है और पश्चिम के ढंग पर कई तैल चित्रों का निर्माण किया गया, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति मध्यकालीन ही थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में राजा रवि वर्मा के अनेक चित्रों को प्रकाशित किया था। आगे चल करके अवनींद्रनाथ ठाकुर, आनंद कुमार स्वामी ने भारतीय चित्रशैली को नया रूप दिया, जो मूलतः इस देश की होते हुए भी आधुनिक जीवन दृष्टि से अनुप्राणित थी। भारतीय नवजागरण की अभिव्यक्ति इन चित्रों के माध्यम से भी होती है। नवजागरण का सबसे अधिक प्रभाव बच्चों बंगला साहित्य पर पड़ता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि संवत 1922 में भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ जगन्नाथ जी गए थे। उसी यात्रा में उनका परिचय बंग देश की नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ। उन्होंने बंगाल में नए ढंग के सामाजिक, देश देशांतर संबंधी, ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक, उपन्यास आदि देखे और हिंदी में वैसी पुस्तकों का अभाव अनुभव किया। वास्तव में ये संभव है कि भारतेंदु जी बंगला साहित्य से अनुप्रेरित हुए हो और हिंदी साहित्य में बहुत सारी विधाओं का वो प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, ये हमारी आधुनिक काल की पृष्ठभूमि थी और आधुनिक काल का अधिकांश साहित्य इसी पृष्ठभूमि, इसी परिवेश से प्रभावित होता है, प्रेरित होता है और इनको जन जन तक और अधिक प्रचारित और प्रसारित करने का कार्य करता है। कहीं कहीं पुनरुत्थानवाद की ध्वनि भी इस युग में सुनाई देती है, लेकिन इस युग का जो एक और स्वर था वो राष्ट्रीयता का था और ये राष्ट्रीयता हमारी कहीं भी शिथिल नहीं होती। सन 47 तक जब तक हम आज़ाद नहीं हो जाते तब तक ये शिथिल नहीं होती है, लेकिन जब आज़ादी के बाद होता है हमारा स्वर आत्म आलोचना में बदल जाता था। जिस परिदेश का स्वप्न हमने देखा था वो हमें आज़ाद देश मिल जाता है, लेकिन आज़ाद देश में भी मनुष्यों के स्वप्न टूटते हैं, मोह भंग होता है और वो मोह भंग हमें आधुनिकता के रूप में सन 1960 में दिखाई देता है, जिससे साहित्यिक प्रगति परिवर्तित हो जाती है। हम इसको सन 1960 के परिवर्तन को नई कविता के संदर्भ में देखेंगे। तो बच्चों, आज ये जो हमारी आधुनिक काल की पृष्ठभूमि है, पूर्व पीठिका है, वो क्या थी, आपको ये जानना अति आवश्यक था कि किस भाव भीति को लेकर के हमारा ये साहित्य तैयार होता है, वो क्या थी, उसका गहन अध्ययन आवश्यक था। आज ये हम समाप्त करते हैं। कल से हम आधुनिक काल की विभिन्न युगों
का परिचय प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।